हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कल की वीडियो में अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जाना था। आज पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक प्रश्न इससे अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है, दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में से एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो शक्कर का विलयन बनाना, दूध का खट्टा होना, दूध का फट जाना, दूध का दही जमाना, ये सब किसी ना किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखा है, व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो परिवर्तन के दो प्रकार हैं, एक भौतिक परिवर्तन है और एक रासायनिक परिवर्तन है। पहले पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। क्रियाकलाप से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? इस प्रकार से करना है आपको, कागज के टुकड़े काटना है। एक और क्रियाकलाप लिखा है, अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? तो ये भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। एक और उदाहरण पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप से। लिखा है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। तो भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जबकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो यही क्रियाकलाप से समझाया जा रहा है। एक और क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। लिखा है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण, बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? तो यहाँ लिखा है भौतिक परिवर्तन की परिभाषा। तो चलो पढ़ लेते हैं इसको। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं।
वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखें क्रियाकलाप में। जैसे कागज को टुकड़ों में परिवर्तित किया तो ये भौतिक परिवर्तन है। चौक को पीसकर फिर से चौक बनाया तो कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता बल्कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। लिखा है, लोहे में जंग का लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी है जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि लोहे पर जंग लग जाती है जब ये खुले में रखे रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए एक क्रियाकलाप से समझते हैं। लिखा है, किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परत नली में निम्न परिवर्तन होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आगे लिखा है, क्रियाकलाप 5.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या था? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो इनमें अंतर को याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न में उदाहरण से पूछा जाएगा, उदाहरण लिखे होंगे और प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है या कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आगे लिखा है, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन
फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। लिखा है ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। यानी कि दैनिक जीवन में जितने भी परिवर्तन हम लोग देखते हैं वो सारे रासायनिक परिवर्तन ही हैं। आगे लिखा है आपने देखा कि मैग्नीशियम के पीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो किसी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे कोयला का जलना, लकड़ी का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, पत्तियों का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। आगे लिखा है पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो जब भोजन खराब हो जाता है तो वह रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है। आगे लिखा है संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खाया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन ही है कि सेब को काट कर रख देते हैं तो उस पर एक भूरी परत जम जाती है। आलू के साथ भी ऐसा ही होता है और बैंगन के टुकड़े के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इन सब का कारण है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ लिखा है कि अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन है। परेडी ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन, तो पाचन की क्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी याद रखिएगा। अब जानते हैं लोहे में जंग लगना। तो किस प्रकार लोहे में जंग लगती है इसके बारे में जानते हैं। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। क्योंकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, तो इससे बन जाता है जंग, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आगे लिखा है जंग लगने के लिए
ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। यानी जब वायु आर्द्र होती है तो लोहे की वस्तुओं पर जंग जल्दी लग जाती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं? उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही रही, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रति वर्ष आवश्यक होता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? यहाँ लिखा है कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। तो स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। अब क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनकी विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि किसी पदार्थ की विलयन से उसके शुद्ध क्रिस्टल को प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं? लिखा है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये रहा लौह स्तंभ, जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 6000 किलोग्राम से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था। तो ये लौह स्तंभ है, इस पर जंग नहीं लगता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, यहाँ पर लिखा है, आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती।
ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। तो ओजोन परत के बारे में भी जान लिया। तो आज के इस लेसन में परिवर्तन के बारे में पढ़ा। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इनके उदाहरणों के बारे में जाना, क्रिस्टलीकरण के बारे में जाना। तो इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।